मधेपुरा सेशन कोर्ट से पप्पू यादव को मिली जमानत। 21 दिनों से जेल में थे पप्पू यादव। जाप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। झारखंड में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने अनलॉक पर दी प्रतिक्रिया। कोरोना चेन को तोड़ने के कदम को सराहा। नियमों में बदलाव लाने का दिया सुझाव। गोंडा में प्रधान प्रतिनिधि ने निकाला जागरूकता अभियान। लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मास्क और उचित दूरी का करे पालन। मधेपुरा में डीएम ने जारी किया वीडियो। लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। संक्रमण से बचाव को लेकर साझा की जानकारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए मधेपुरा सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि पिछले 21 दिनों से वो जेल में बंद थे। पप्पू यादव की रिहाई के बाद जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिख रही है। काफी समय से पप्पू यादव की रिहाई को लेकर मांग की जा रही थी, जिसे लेकर आज फैसला सुना दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, पप्पू यादव को आखिरकार जमानत मिल ही गई। बिल्कुल, देखिए ये जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव और उनके जो चाहने वाले जो जितने समर्थक हैं जाप पार्टी के, उनके अंदर इस वक्त सबसे बड़ी और खुशी की खबर है कि पप्पू यादव को बेल मिल गई है। लगातार उनके जो समर्थक हैं वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें बेल मिल जाए। और जैसा कि सियासत में कहते हैं ना कि राजनीति में सियासत में उलटफेर होता रहता है, तो पप्पू यादव लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से काम कर रहे थे, लोग उन्हें मसीहा समझ रहे थे। एम्बुलेंस से लेकर के ऑक्सीजन की दवा, रेमडेसिविर तक की दवाइयां, और ऊपर से सरकार के खिलाफ जो रोज पप्पू यादव आरोप लगा रहे थे, स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रहे थे। और अंत में जब उन्होंने जो बीजेपी के सांसद और बड़े सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके खिलाफ जो उनके ही दलान से जब एम्बुलेंस रिकवरी हुई और उसका जब उद्भेदन किया गया, तब जाकर के मधेपुरा कह सकते हैं कि मधेपुरा पुलिस की नींद खुली। और मधेपुरा पुलिस ने बहुत पुराने 89 का वो मामला था जिस वक्त इनके ऊपर अपहरण का एक मामला था, जिसको लेकर के पप्पू यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि रिहाई के बाद? अभी तक नहीं, अभी कोई बयान सामने नहीं, चूंकि वो इलाज भी करा रहे हैं, तो ऐसे में अभी कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि उनके कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच में एक खुशी की लहर है, क्योंकि पप्पू यादव के आने से एक बार फिर से सियासत गर्म हो जाएगी। और जो काम वो पप्पू यादव कर रहे थे, तो शायद उम्मीद है कि वो काम जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इतने दिनों तक, 20-21 दिनों तक वो जेल में रहे, इस दौरान जो कुछ भी देखने को मिला, सुनने को मिला, सियासत गर्म रही, इन तमाम चीजों का पटाक्षेप हो गया और इनको बेल मिल गई है। वो अब जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पप्पू यादव को आखिरकार जमानत मिल गई है। 21 दिनों से वो जेल में बंद थे। जाप कार्यकर्ताओं में इसके बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिहार में आगामी 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसी बीच कोरोना संक्रमण काल में सरकार चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। उस बारे में फैसले को लेकर बिहार में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें आरजेडी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के पक्ष में है। आरजेडी के प्रवक्ता के अनुसार जनप्रतिनिधि की जगह अधिकारी को देना मुनासिब नहीं है। बिहार सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर के 15 जून को जो पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसको लेकर के इस कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का विकल्प अधिकारी नहीं हो सकते, इस बात का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए तत्काल, क्योंकि 15 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं।
इसके बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ सख्त निर्देशों के साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। आज इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई कानून बिहार में नहीं है, तो ऐसे में क्या फैसला हो सकता है आज की बैठक में? जिस तरह से लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो आज एक अहम बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कि पंचायत प्रतिनिधियों के जो आगामी जो 15 जून को समाप्त होने वाले कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये बैठक की जा रही है, जिसमें कि तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो राजद प्रवक्ता की ओर मृत्युंजय तिवारी ने इस मुद्दे को लेते हुए साफ तौर पर बैठक के पहले ही कहा है कि इसके कार्यकाल को या तो बढ़ा देना चाहिए और नहीं तो भी कोरोना गाइडलाइन के सभी मानकों को देखते हुए ध्यान में रखते हुए पंचायत प्रतिनिधि के चुनाव को की घोषणा कर देनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें हम तो राजद की ओर से एक प्रस्ताव जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। ये बैठक कितने बजे से है और इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसकी कुछ जानकारी है आपके पास? जी, अगर बात करें हम तो तमाम इसमें सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम संबंधित अधिकारी भी होंगे और बीसी के जरिए जितने भी इसके वार्ड सदस्य हैं वो भी इसके पंचायत के लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, अधिकारी भी जुड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस स्तर को समाप्त करके अधिकारियों के हाथ में दे दिया जाएगा। तो ये अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि 12:15 से इस बैठक की शुरुआत होनी थी और अब बैठक चल भी रही है, लेकिन नतीजे क्या आएंगे ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अनिल हमसे साझा करने के लिए। झारखंड में अनलॉक को लेकर सीएम सोरेन की ओर से तमाम दलों की प्रक्रिया मांगी गई है। अनलॉक पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने की इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। साथ ही प्रवक्ता ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत नियमों में रियायत के समय में बदलाव लाने का भी सुझाव दिया है। 20 दिनों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पाबंदियों के तहत कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के सहयोग से सफलता पाई है, पूरे देश में एक उदाहरण बना है। और सरकार ने यह भी पूरे देश को बताने का काम किया है कि बिना लॉकडाउन किए हुए भी सख्तियां बरतते हुए हम कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ये कहते रहे कि जीवन और जीविका दोनों साथ चलना है। मधेपुरा के जिला अधिकारी ने वीडियो जारी करते हुए जिला वासियों से कोरोना के संक्रमण और उसके उपाय के लिए टीके से संबंधित किसी के प्रकार भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उस दौरान उन्होंने संक्रमण के फैलाव और उससे बचाव की सारी जानकारी भी साझा की है। रूप से आपके फेफड़े को प्रभावित करता है और उनमें सूजन ला देता है, उससे व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। हमने काफी लोगों को इस जिले में खोया है। मित्रों, इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि हम सबको वैक्सीन लगाएं। समाज के सभी तबके के, गरीब हो कि अमीर हो कि पुरुष हो कि महिलाएं हो कि जवान हो कि बूढ़े हो, सभी लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है और कई लोग काल के ग्रास हुए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वैक्सीन लगाएं, तभी आप पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। तो अपने परिवारों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए हैं। आम भक्तों द्वारा किए जाने वाले पूजा पाठ के कारण पंडित और पुरोहितों सहित मंदिर परिसर में दुकान लगाने वालों के पास आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक तंगी से निजात दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के युवा नेता आशुतोष सिंह ने दुमका के उपायुक्त
राजेश्वरी बी को आवेदन देकर प्रभावित हुए लोगों के लिए आर्थिक मदद देने की मांग की है। उपायुक्त के नहीं होने की वजह से उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन उनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई और उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मैं ऐसा करता हूं कि उपायुक्त महोदय के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को राशन पानी का व्यवस्था हो जाए, चाहे आर्थिक रूप से जो भी दयनीय लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, नाई हैं, ब्राह्मण समुदाय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। या जितने भी कोविड में शहीद हुए हैं, जितने भी पेशेंट शहीद हुए हैं, उनके लिए कार्यक्रम रखा गया है और दीप ज्वलित करके उनको आत्मिक शांति के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और रही तीसरी लहर की बात, तो तीसरी लहर के लिए हमारे CSC पे सारी व्यवस्था है। और किस तरह की तीसरी लहर की आशा की जा रही है? आशा देखिए, ये ब्लैक क्या दिक्कतें आएंगी? इसमें देखिए ब्लैक फंगस हैं, वाइट फंगस हैं, ये इनसे निपटने के लिए हमारे जितने भी ऑप्टोमेट्रिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं और निरंतर OPD भी चल रही है और अभी इस तरह की कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिले में। मऊ जनपद में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और फार्मासिस्ट फेडरेशन ऑफ यूपी के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज पर कोरोना शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर दीप जलाया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनका परिवार सकुशल रहे। इसी कड़ी में फार्मासिस्ट फेडरेशन ऑफ यूपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान हमारे जो भी साथी दिवंगत हुए हैं, उन सभी को आज पूरे प्रदेश में एक ही समय पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों से ये अपील है कि सभी सुरक्षित रहकर मरीजों की सेवा करें और लोगों के जीवन बचाने के लिए सदैव तत्पर रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जफर अंसारी, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता आदि शामिल हुए। किस चीज़ का कार्यक्रम रखा गया था आपके इस हॉस्पिटल से, उसके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर जफर अंसारी, बाल रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज हूँ। आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, जो लोग कोरोना से हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, अधिकारी, मेडिकल स्टाफ और आम जन जिनकी जानें गई हैं, इसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ये रखा गया था। हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये सुना जा रहा है कि इस कोरोना काल में डॉक्टर लोगों की बहुत शहादत हुई है और उनकी वजह से जो भी बचे हैं, उनकी वजह से बचे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में सबसे पहले मेडिकल स्टाफ का ही नाम लिया जाता है, चाहे वो हमारी आशा वर्कर हो, ANM हो, स्टाफ नर्स हो, वार्ड बॉय हो, फार्मासिस्ट हो या डॉक्टर्स हो। सीमित संसाधनों में रहते हुए सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की हम लोगों ने, जिसके चलते बहुत सी शहादत भी हुई है। सर, ये दूसरी लहर की बात कही जा रही है, दूसरी लहर में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का परेशानियाँ तो है, ये देश पूरे देश के ऊपर है। ऐसे स्थिति में जो हमारे पास संसाधन है, चाहे वो सीमित हो चाहे अपार हो, हम उसी संसाधन में हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि और बेहतर हम सेवाएं दे सके और हम सरकार से का ध्यान भी आकर्षित करें और सरकार बेहतर कर भी रही है दिन पर दिन, क्योंकि ये बिल्कुल नया ट्रेंड था, नया वायरस था, जिसके बारे में पूरे विश्व के लोग नहीं जानते थे, हम हिंदुस्तान के लोग भी जानते। रोज़ अपना वो वर्जन चेंज कर रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर गांव में हो रही अफवाहों से लोगों को बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए गोंडा के धनौली गांव के प्रधान प्रतिनिधि मुस्लिम अली ने आशा भाव वर्कर्स के साथ गांव की गलियों और चौराहों में जागरूकता अभियान निकाला। वहीं डुगडुगी बजवाकर लोगों से कोरोना का टीका जरूर लगवाने और झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। साथ ही ये कहा गया कि ये टीका आपके और आपके परिवार के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और उचित दूरी का पालन भी करें। प्रधान जी जो अभी अपील कर रहे थे, ये सब बात सच है। टीका लगवाना चाहिए, टीका लगवाने से कुछ नहीं होता है।
ये मौत वौत की बातें झूठी हैं, ये कुछ नहीं होती मौत वौत, ये सब अच्छी बातें हैं। टीका लगवाने से सेहत में अच्छी होती, हर एक चीज़ में अच्छी होती। टीका लगवाना अच्छी बात है। सब लोग को समझाते हैं कि टीका लगवाओ। सब लोग झूठी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं कि मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता है ऐसा, सब अफवाह फैलाए हैं। हम अपने गांव में आज डुगडुगी बजवा कर सबसे अपील किया है कि सब लोग टीका लगवाएं, किसी के भ्रम या झूठी अफवाहों पर मत आएं। टीका सब लोग लगवाएं और टीका सुरक्षित है, कोई अफवाह में मत पड़े। और लगभग 20% आदमी हमारे गांव में टीका लगवा भी चुके हैं। जो 80% है, सबसे अपील कर रहे हैं हम कि आप लोग सब टीका लगवाएं। दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अब ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर पाइपलाइनिंग के माध्यम से 100 बेड की आपूर्ति करने वाला ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। इस 100 बेड में से 50 बेड जिला प्रशासन की ओर से और अन्य 50 बेड अडानी के CSR फंड की ओर से मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी बीच दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा भी लिया। झानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी किया जा रहा है। यहाँ पे 100 बेड को निरंतर 24 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए पहल किया गया है। CSR फाउंडेशन अडानी से 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड का पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। और जिला प्रशासन के द्वारा DMFC से 50 बेड का प्लांट का सैंक्शनिंग हुआ है। वहीं कोसी इलाके का PMCH कहे जाने वाले सहरसा का सदर अस्पताल का हाल बेहाल होता जा रहा है। अस्पताल में मरीजों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण कोरोना संक्रमण काल में अपनी ही करतूतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग इन दिनों लोगों के निशाने पर आ गया है। बीते दिन अस्पताल में पहुंचे एक मरीज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर इमरजेंसी वार्ड से ICU ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध हो पाया। मरीज को हाथों के सहारे देते हुए ICU तक पहुंचाया गया। अस्पताल की बदहाली जिले और राज्य के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती है। तो अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं है। सदर अस्पताल की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर ना मिलने पर मरीज को हाथों के सहारे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती है, जहां पर अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं है। इमरजेंसी वार्ड से ICU ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध हो पाया, जिसके बाद हाथों का सहारा देना पड़ा। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रदेव, अस्पताल का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं पोल खुलती है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं है यहाँ पर। जी, इन दिनों स्वास्थ्य को लेकर के बिहार सरकार तो निशाने पे है ही, और इतना स्वास्थ्य विभाग का बेहाल व्यवस्था है कि सही तरीके से मरीज को व्यवस्था नहीं मिलने के कारण आदमी अपने हाथ में लेकर के परिजन को ले जाते हैं। और डॉक्टर की माने तो डॉक्टर का कहना है कि यहाँ टेक्नीशियन या सुविधा नहीं रहने के कारण ऐसी परेशानी आती है। तो ये सदर अस्पताल का जो हाल बेहाल है, इसको लेकर प्रशासन का कुछ खबर है या नहीं? प्रशासन तो अपना खाना पूर्ति करती ही है, अपना टाल मटोल करके खाना पूर्ति कर देती है और सही तरीका से कोई जानकारी भी देना नहीं चाहती है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पाकुड़ के सुदूर इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को शहरी स्वास्थ्य केंद्र से रवाना किया गया। इस वैन को DC कुलदीप चौधरी ने जिले के कई प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाई। मौके पर जिले के CS और जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वैन रवाना करने के बाद उपायुक्त ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया।
ये वैन्स पूरे ज़िले में क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कार्य भी करेंगे। प्रखंड में भी मोबाइल वैक्सीनेशन को और आवश्यकता के अनुसार बढ़ावा देने के लिए सभी MICs BDO को निर्देश दे दिया है कि ब्लॉक्स में भी खास करके जो दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर हैं, टिटीपाड़ा, अमरापाड़ा इत्यादि में भी इस प्रकार की ब्लॉक स्तर से भी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स बनाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को कवरेज किया जा सके। और आज हम लोगों ने यहाँ अर्बन PSC का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया है। अभी तक 50 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और करीब 50 लोग हैं जो कि वेटिंग में हैं। अभी रिस्पांस लोगों का अच्छा है। निश्चित तौर पर लोगों में अब जागरूकता और विश्वास बढ़ा है। कोरोना संक्रमण काल में पत्रकारों की भूमिका को देखते हुए मुंगेर में बीजेपी OBC मोर्चा की ओर से पत्रकारों के बीच कोविड सुरक्षा कवच का वितरण किया गया। वितरण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी OBC मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरुण यादव ने पत्रकारों को सुरक्षित कार्य करने के लिए सुरक्षा कवच वितरण किए जाने का उद्देश्य बताया। साल में हमारे देश के चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सुरक्षा को देखते हुए जिन्होंने देश में सरकार का खबर जनता तक और जनता का खबर सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोविड सुरक्षा कवच इन लोगों को सम्मानित किया गया है। और हम चाहेंगे कि देश में आप लोग अच्छा कार्यक्रम को करते रहें जैसे पहले से आप लोग कार्यक्रम करते आए हैं। झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सुझाव दे रही है। अनलॉक पर सुझाव देते हुए बीजेपी ने लॉकडाउन से संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी को देखते हुए अनलॉक में राज्य सरकार से सुदृढ़ व्यवस्था करने की मांग की है। जनता पार्टी इस चीज में विश्वास करती है कि हमारे जो भी नागरिक हैं वो कोरोना से संक्रमित न हो और साथ ही साथ उनका जीविकोपार्जन भी चलता रहे। उस दृष्टि से व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। बिहार में यास तूफान के दौरान मूसलाधार बारिश ने एक और जहां किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर शेखपुरा में इस बारिश ने पहाड़ी झरने में जान फूंक दी है। झरने की पुनर्जीवित होने से पहाड़ की रंगत फिर से लौट आई है। साथ ही झरना आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। तूफान को लेकर शेखपुरा में पिछले 15-20 वर्षों से जो झरना बंद था, यास तूफान के कारण इस बार चालू हो गया है। शेखपुरा पहाड़ पर जो है प्राकृतिक झरना जब वर्षा होता था तो पिछले 15-20 दिनों तक लगातार झरना का आनंद यहाँ के लोग उठाते थे, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से यह झरना बंद था। पता चला है कि इस बार जो काफ़ी बारिश हुआ है वो पहले झरना चलता था, कई साल पहले चलता था झरना, मैंने लगभग 30 साल या 25 साल पहले। और इधर पता चला कि जो तूफान आया और बारिश जो हुआ वो झरना फिर से चालू हो गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो झरना चालू हुआ वो पर्यटन स्थल का काम करेगा, उसको पहल करके पुनर्जीवित किया जाए और उसको चालू करने के लिए पहल किया जाए। में भारी बारिश को लेकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सब्जियां चाहे प्याज खेतों में रह गया है और वहीं शेखपुरा शहर स्थित पहाड़ पे मृत पड़े झरना पुनर्जीवित हो गया है, जिसके लेकर पूरे शहर के लोग इस झरने के लुत्फ उठा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस झरना को डैम बना दिया जाए या फिर हमेशा के लिए ये झरना रहे। लगभग 15 वर्ष के बाद ये झरना इस शहर वालों को दिखी है। ये यास तूफान को लेकर, इस भारी बारिश को लेकर जिसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी विकास हो और ये हमेशा के लिए झरना बरकरार रहे, जहां पर्यटक के रूप में बनाने की मांग कर रहे हैं। शिव कुमार पठ, VIP न्यूज, शेखपुरा। मधुबनी में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
दोनों की गिरफ्तारी बेनीपट्टी थाने के बसैट पंचायत से हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सूचित किया। वहीं इस दौरान 2 अपराधी भागने में भी सफल हो गए। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहाँ पकड़ के लागी पिस्टल बरामद हुआ और वहीं सुनील कुमार जो पूर्व केस के 20/21 है, काम संख्या है 2/21, उसका भी अभियुक्त था, भी गिरफ्तार हुआ है। एक चोरी केस का है 27/21 का आदित्य कुमार झा, प्रेमनाथ झा है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।